अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ रिलेटिंग टू द इन्वेंटरी वैल्यूएशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बेसिक अकाउंटिंग कोर्स। और इस टॉपिक के अंदर हमने जो दो कोर डिस्कशन करने हैं उसमें से एक डिस्कशन है इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड के ऊपर और दूसरा डिस्कशन है आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर। एनआरवी का डिस्कशन भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि इन्वेंटरी के ऊपर एनआरवी का क्या इम्पैक्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को विद इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड से। इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड को पढ़ने से पहले और उसको समझने से पहले सबसे पहले हमने ये ज़रूर समझना होगा कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन की ज़रूरत होती क्यों है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो ये आता है कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो आपकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़रीदी जाती है। तो जब आप परचेज़ करेंगे तो दे हैव डिफरेंट परचेजिंग रेट्स, और ये जो डिफरेंट परचेजिंग रेट्स हैं, हो सकता है कि आपकी जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात की जा रही हो तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी डिफरेंट रेट्स की प्रोक्योरमेंट के ऊपर बिल्ट हो। यानी कि हो सकता है कि आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में 100 रुपीज़ वाला आइटम भी हो और 120 रुपीज़ वाला भी आइटम हो। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमने इसको कैसे वैल्यू करना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। एक मेथड यूज़ होता है लेकिन वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ। और ये जो हम 3 मेथड पढ़ेंगे उसमें से ये 2 मेथड जो है हमारे पास फीफो एंड वेटेड एवरेज, ये हमने पीरियोडिक में भी पढ़ने हैं और परपेचुअल में ही पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड की कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता क्या है और उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स रिक्वायर्स दैट कंपनी कीप रिकॉर्ड ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इंडिविजुअल आइटम। क्या मतलब हुआ कि ये मेथड कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे आपके पास अपनी इन्वेंट्री को सेपरेटली आइडेंटिफाइबल करने का क्वेश्चन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ डायमंड की। डायमंड शॉप में अगर आप जाएं तो वहाँ पे सारे आइटम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल आइटम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह की सारी चीज़ें रखी हों। हर जो पीस रखा होगा वहाँ पे वो एक स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल पीस होगा और उसकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट होगी। तो वहाँ पे आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल मेथड यूज़ हो सकता है। या फिर ये है कि मेरे पास कोई एक शॉप है जिसके अंदर मैं बहुत सारे एंटीक आइटम रखता हूँ, तो जो भी एंटीक आइटम मैं रखूँगा उसकी एक स्पेसिफिक कॉस्ट होगी और वो एक यूनिक आइटम होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जहाँ जहाँ आप अपनी इन्वेंट्री को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल मेथड यूज़ करना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अपना रॉ मटेरियल ख़रीदती है। फॉर एग्जांपल वो ख़रीदती है शुगर। तो जो शुगर वो ख़रीदती है उसमें हो सकता है कि वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट परचेजिंग कर रही हो और डिफरेंट रेट्स के ऊपर कर रही हो। तो शुगर का जो बैग है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं होता। उसके जो यूनिट होते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि एक रिटेल स्टोर है उसके पास 10 दिन के अंदर 5 बार परचेजिंग आई आपकी और क्या कहते हैं शिपमेंट आई है और सेम सिमिलर आइटम है बट डिफरेंट रेट्स के ऊपर। तो जो फिज़िकली इन्वेंट्री रखी होगी वो वेयर हाउस के अंदर ऐसे नहीं रखी होगी कि ये अप्रैल 5 की है, ये अप्रैल 10 की है, ये अप्रैल 15 की है, ये अप्रैल 20 की है। तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे आपके पास आपने कॉस्ट अदम्पशन यूज़ करनी है कि आपकी कॉस्ट अदम्पशन क्या है। तो इस सिलसिले में हमारे पास 2 कॉस्ट अदम्पशन होती हैं, एक होती है फीफो और एक होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हमने इन दोनों जो मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन है उसको समझ रहे हैं, बोथ इन पीरियोडिक एंड परपेचुअल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मेथड की, और उस मेथड के अंदर हम एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है 100 यूनिट एंड यू परचेज 900 यूनिट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। आपने
अप्रैल 15 को एक परचेज़ की, अगस्त 24 को की और नवंबर 27 को की। उसके बाद आपके जो टोटल यूनिट सोल्ड हैं वो हैं 450। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स हैं वो आपकी 12,000 है। अब ये अगर आपके पास सिचुएशन है तो आपके पास दो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग है इन्वेंट्री के और वैल्यूएशन करने के, जिसके ज़रिए आप इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी पहले बात कर रहे हैं फीफो मेथड की, कि फीफो मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। आपके पास जब क्वेश्चन दिया गया था तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया गया था कि आपकी जो इन्वेंट्री के यूनिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट हैं वो 450 हैं। तो ये जो 450 यूनिट्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि आपके जो यूनिट सोल्ड होंगे वो जो आपने पहले परचेज किए होंगे, जो फर्स्ट परचेज होगी वो फर्स्ट सोल्ड भी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 450 यूनिट बचे हुए हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ से होगी 400 यूनिट और 50 यूनिट्स यहाँ से होंगे। तो जो मैंने फर्स्ट परचेज़ की 100 की वो मेरी सोल्ड हो गई, जो मैंने 200 की परचेज़ की वो भी सोल्ड हो गई, और 300 में से 250 ये भी सोल्ड हो गए। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बची वो मेरे पास 400 यूनिट आखिरी परचेज से बचे और अगस्त 24 की परचेज थे मेरे पास 50 यूनिट बचे। तो फीफो मेथड के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत सिंपल तरीके से होती है। पीरियोडिक के अंदर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी रीसेंट परचेजिंग से बाइफिकेट कर लेते हैं। आपने 400 यूनिट जो परचेज़ किए थे वो अभी तक आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, और ये यूनिट आपने परचेज़ कितने के किए थे, 13 रुपीज़ पर यूनिट के। तो आपके जो 400 यूनिट हैं वो 13 रुपीज़ के ऊपर आ गए, और आपके जो 50 यूनिट थे वो आपने परचेज़ किए थे 12 रुपीज़ पे। तो इस तरह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, वो आ गई 5,800। अब ये जो 5,800 की कॉस्ट है, आपको अगर याद होगा कि मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आती है 6,200, और रिमेनिंग इज़ माई 5,800 इज़ माई क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस तरह से फीफो के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रिंसिपल है, इसका लर्निंग आउटकम क्या है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी, और फिर आपने उसको अपनी जो मोस्ट रीसेंट परचेज है उससे बॉटम अप करना है। अगर आपके पूरे के पूरे यूनिट आपकी लास्ट परचेज से कम हैं तो वो सारे के सारे आपका, इसका मतलब है कि रीसेंट परचेज से हैं। अगर आपके वो उससे ज़्यादा है तो फिर आपने उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो मोस्ट रीसेंट परचेज होगी उसको देखना है और वहाँ से उसकी वैल्यूएशन करनी है अनटिल सो फार सो कि आपकी वो तमाम इन्वेंट्री जो है वो ख़त्म हो जाए और उसकी वैल्यूएशन हो जाए। जब हम इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड की, तो वो मेथड बड़ा सिंपल है। उसके अंदर बेसिक फार्मूला जो यूज़ होता है वो ये होता है कि आप अपनी जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट से, और ये एक आपके पास वेटेड एवरेज रेट आ जाता है, और इस रेट से आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। यानी कि अगर आपकी यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपकी जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स हैं वो 12,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, या आपने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, ओपनिंग प्लस परचेजेस इज योर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, और उसको आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल फॉर सेल से। तो आपके पास रेट क्या आया, 12 रुपीज़ पर यूनिट का रेट आ गया। तो इस 12 रुपीज़ पर यूनिट से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डेबिट होगी और इसी यूनिट से आपकी इन्वेंट्री भी वैल्यू होगी। तो आपके पास इन्वेंट्री के 450 यूनिट्स हैं, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12 रुपीज़ से तो आपके पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाती है 5,400 रुपीज़।
और अगेन फिर वही बात कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मौजूद है, तो उसमें से अगर आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 6,600 रुपये। तो इस तरह से पीरियोडिक के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर सकते हैं। पॉइंट क्या है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस मेथड में, फीफो मेथड के अंदर आपने मोस्ट रीसेंट परचेजिंग को फोकस करना है फॉर योर क्लोथिंग इन्वेंट्री, और इस मेथड के अंदर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स को डिवाइड करना है टोटल यूनिट से। आइए तो बात करते हैं परपेचुअल के अंदर कि परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर आपने अपनी वैल्यूएशन कैसे करनी है। परपेचुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, जब हम अपनी मर्चेंडाइजिंग की इन्वेंट्री अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि परपेचुअल के अंदर सेल्स के पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कॉक्स की एंट्री भी साइमल्टेनियसली करते हैं। और कॉक्स की एंट्री क्या होती है, कॉक्स डेबिट होती है और आपकी इन्वेंट्री क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्वेंट्री और कॉक्स का रेट आपको हर सेल्स पॉइंट पे पता होना चाहिए। तो परपेचुअल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, चाहे वो फीफो मेथड हो या आपका वेटेड एवरेज मेथड हो, आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपने अपनी हर पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर उस इन्वेंट्री की रीसेंट वैल्यू को यूज़ करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ योर कैलकुलेशन। तो अब मेरे पास एक डाटा सेट मौजूद है जिसमें जनवरी 1 की मेरे पास इन्वेंट्री है, 2 परचेजिंग है, उसके बाद मेरी एक सेल्स का इवेंट है और उसके बाद फिर एक मैंने फर्दर परचेज़ की है और डिफरेंट रेट्स के ऊपर मैंने अपनी परचेजिंग की हुई है, तो वो भी मेरे पास आ रहे हैं और डिफरेंट रेट पे मैंने एक सेल की हुई है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फीफो मेथड की। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास थी 100, आपने 200 यूनिट फर्दर परचेज़ किए। जब ये 200 यूनिट आपने फर्दर परचेज़ किए तो अब आपके पास इन्वेंट्री में एक इन्वेंट्री ऐसी है जो आपकी 100 यूनिट पड़े हुए हैं एट द रेट ऑफ 10 और एक यूनिट आपके पास पड़े हुए हैं 200 एट द रेट ऑफ 11। फिर आपने एक फर्दर परचेज़ की 300 यूनिट की। जो 300 यूनिट की आपने परचेज़ की, इसके बाद अब आपके पास यहाँ पे 3 आइटम आ गए। अब आपने यहाँ पे अपनी यूनिट सोल्ड कितने किए थे, आपने 550 यूनिट सोल्ड आउट किए थे ऑन सितंबर 10। तो जब सितंबर 10 को आपने अपने 500 यूनिट सोल्ड आउट किए तो ये जो यूनिट सोल्ड आउट हैं ये कहाँ से गए होंगे अगेन। तो मैं यहाँ पे जब कहूँगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले यूनिट मैंने परचेज़ किए होंगे वो मैंने पहले सोल्ड कर दिए होंगे। तो 500 में से 100 यूनिट मेरे ये सोल्ड आउट हो गए, 200 यूनिट ये सोल्ड आउट हो गए। अब मैंने कितने यूनिट हो गए, ये 300। तो 550 में से अगर मैं 300 निकाल देता हूँ तो दैट विल रिमेन 250 यूनिट्स। तो ये 250 यूनिट जो हैं वो मैंने बेचे होंगे अपनी लास्ट वाली परचेज से। तो जब मैंने अपनी टोटल परचेजिंग की तो उसमें से 600 यूनिट में से मैंने 550 बेच दिए, तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की पड़ गई, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12। तो इस तरह से मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कर ली सेल्स की। और ये जो आपका 6200 है, दिस से यहाँ मैं एक एंट्री पास करूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट बाय 6200। ठीक है। तो अब इसके बाद हमने फर्दर परचेजिंग की 400 यूनिट के, तो फिर मेरे पास 2 अलग अलग लाइन आइटम आ गए, 50 यूनिट जो मेरे पास रिमेनिंग थे और 400 यूनिट 13 यूनिट के हिसाब से मेरी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज मेथड की कि मूविंग एवरेज मेथड अगर होगा तो उसके अंदर हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे कर रहे होंगे। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 100 यूनिट, उसके बाद आपने परचेजिंग की 200 यूनिट की एट द रेट ऑफ 11। अच्छा, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी पीरियोडिक के अंदर पढ़ा था और सेम फार्मूला था कि आपने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स अवेलेबल
फॉर सेल्स। इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। तो आपने जब अपनी अप्रैल 15 को परचेजिंग की तो यू हैव 1000 रुपीज़ ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल। आपने फर्दर परचेजिंग की 2200 यूनिट की, तो आपके पास 3200 यूनिट आ गए। 3200 यूनिट की कॉस्ट आ गई और आपके टोटल यूनिट जो आपके पास अवेलेबल हैं दैट इज़ 300। तो अगर आप इससे फार्मूला ड्राइव करेंगे तो दैट इज़ 10.667। ये आपका यूनिट रेट है फॉर द इन्वेंट्री। फिर आपने परचेजिंग की 300 यूनिट की और 300 यूनिट आपने ख़रीदे 12 रुपीज़ पे। तो अब आपने फिर एक रेट कैलकुलेट करना है, और वो कैसे करना है, 3200 प्लस 3600, इन दोनों को एडअप कर लेंगे दैट इज़ 6800 और उसको डिवाइड कर देंगे 600 यूनिट से। 600 कैसे बने हमारे पास, 300 यूनिट यहाँ पे थे, 300 यूनिट ये परचेज हुए तो ये हो गए। तो उसके बाद आपका जो एवरेज रेट बना वो बन गया 11.333। फिर आपने सितंबर 10 को 5500 यूनिट सोल्ड आउट कर दिए। तो अब यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपने काम ये करना है कि जितने यूनिट आपके बिके, 550 यूनिट जो बिके हैं, वो आपने वेटेड एवरेज रेट के ऊपर उसकी कॉस्ट को बुक कर दिया। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये आपके यूनिट सोल्ड हो गए और ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। और आपने एंट्री कैसे दी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट बाय 6233। उसके बाद आपने फर्दर परचेजिंग की 400 यूनिट की, तो अगेन यू हैव 50 यूनिट इन योर हैंड बिफोर दिस परचेजिंग। तो आपने 5200 प्लस 567 ये टोटल कॉस्ट बन गई। इसको डिवाइड कर दिया, यूनिट आपके पास जो थे 450 थे, तो आपके पास वेटेड एवरेज रेट आ गया। तो आपके पास हर परचेजिंग और सेल्स के बाद एक रेट मौजूद होता है जिसके ऊपर आप अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो वेटेड एवरेज का मेथड जो है और उसमें और फीफो में क्या फ़र्क है, वेटेड एवरेज के अंदर हर परचेज की ट्रांजेक्शन पे आपका वेटेड एवरेज रेट चेंज हो रहा होता है। यानी परचेज हो या परचेज रिटर्न हो, वो आपके वेटेड एवरेज को चेंज करती है। सेल्स के होने से आपका वेटेड एवरेज रेट चेंज नहीं होता। ये आपने अपने ध्यान में रखना है कि जो भी सेल्स की ट्रांजेक्शन होगी उससे इन्वेंट्री आउट हो रही होती है। तो आपकी जो इन्वेंट्री इन हो रही होती है, वो इन्वेंट्री जब इंक्रीज़ होती है तो वेटेड एवरेज रेट चेंज होता है, और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज़ नहीं हो रही तो वो आपकी वेटेड एवरेज रेट को कोई फ़र्क नहीं देगा।